यूं ही नहीं मिलती, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना होता है और सूर्य की तरह चमकने के लिए, सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह दिन रात जलना होता है, सूर्य की तरह दिन रात जलना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 के लिए दोस्तों हमने साइंस की क्लासेस शुरू कर रखी हैं और आज हम करेंगे उनका पार्ट नंबर 5 यानी कि क्लास 5 और ओवरऑल हमारी क्लास नंबर 46। इससे पहले 41 क्लास हमने फिजिक्स के लिए डाल रखी हैं, जिसमें फिजिक्स का संपूर्ण कोर्स अपने जो ग्रुप डी के लिए है उसका करा दिया है। और साथ ही दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो शिफ्ट वाइज साइंस के क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश में वो आपके करवा दिए और वो पीडीएफ भी आपको डाल रखी हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक बंध और रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल बॉन्ड और केमिकल इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए रासायनिक प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भी कोई पढ़ाने के टॉपिक है क्या? जी हां दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2018 जो एग्जाम हुआ था ना, उससे तो ये जो पेपर अपना होने वाला है उससे कम तो लेवल होगा नहीं, उससे कुछ न कुछ अच्छे प्रश्न आएंगे। और गाइज जी आपने जरूर देखे होंगे, ये शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। और दोस्तों ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे रासायनिक प्रतीक क्या होते हैं। रासायनिक प्रतीक में लैटिन लैटिन से कैसे लिखे गए हैं, इंग्लिश वर्णमाला से एक आईयूपीएसी नामकरण कैसे लिखा है, वो आपके आईयूपीएसी नामकरण बाद में देखेंगे। आईयूपीएसी सिंबल है वो कैसे लिखे जाते हैं। इसके अलावा रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, संयोजकता क्या होती है, संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, हीट एंड ट्रायल विधि उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रासायनिक आपका जो भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ये सब गाइस आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस आज क्लास होने वाली है। आपसे निवेदन है आप इस क्लासेस को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे सिंबल यानी कि आपके प्रतीक क्या होते हैं। इनको केमिकल सिंबल या रासायनिक प्रतीक भी बोलते हैं। अब देखिए रासायनिक प्रतीक लिखते क्यों हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। देखिए हमारे पास बहुत सारे तत्व हैं। अब देखिए ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, अब उसमें मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन HYDRON इतना बड़ा नाम हो जाएगा ना। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई, उनको शॉर्ट तरीके से लिखना शुरू किया। तो देखिए रासायनिक प्रतीक क्या होते हैं, आपके जो सिंबल जो होते हैं कि तत्वों के रासायनिक जो नाम होते हैं उनको न्यूनतम अंग्रेजी अक्षरों में प्रदर्शित करना कहलाता है रासायनिक प्रतीक लिखना। यानी कि आपका कोई भी तत्व, मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, तो देखिए हाइड्रोजन देखिए कितना बड़ा होता है, हाइड्रोजन ऐसे होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऐसे होता है, ऑक्सीजन। तो देखिए इनके नाम कितने बड़े हैं, तो इनको हम बहुत ही छोटे मतलब एक अक्षर या दो अक्षर में लिखेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और बहुत सारी चीजों में हमको बेनिफिट होगा। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो भी आपके तत्व होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, उनके जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है, उनको क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला में छोटे से छोटे रूप में लिखना शुरू किया और उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक प्रतीक यानी कि केमिकल सिंबल। अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले, जी हां दोस्तों, ये 2018 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक था जिसने आपके रासायनिक प्रतीक लिखना शुरू किया था। तो गाइस ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टार्टेड द केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि आपके जो प्रतीक, आपके जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनके रासायनिक जो प्रतीक होते हैं, है ना, सिंबल, वो लिखना किस वैज्ञानिक ने शुरू किया था। ध्यान रखना है, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टार्टेड केमिकल सिंबल फॉर एलिमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में जबरदस्त आपके सामने बोल रहा हूं गाइस, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला वैज्ञानिक था डाल्टन जिसने रासायनिक प्रतीकों के रूप में एलिमेंट को लिखना शुरू किया था। इन्होंने देखिए इन्होंने कुछ तत्वों के यहां पर एलिमेंट, कुछ तत्व थे उनके यहां पर प्रतीक लिखे गए हैं और गाइस ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप में से जो आईयूपीएसी जो लिखे गए हैं ना, जैसे हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, वो तो सब जानते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं जानता। और रेलवे ग्रुप डी में आपको पता है टीसीएस कितनी कमी नहीं है, वही प्रश्न कहां से देती है, आप खुद जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आप देख रहे होंगे, मतलब हद है। क्वेश्चन सिलेबस है 10वीं तक का, क्वेश्चन डाल रहे हैं 11वीं के 12वीं के, तो इसलिए बोल रहा हूं ये तो आपकी 9वीं की क्लास की चीज है। और
और ये आपको बहुत सारी बुक में तो मिलता ही नहीं है, तो ध्यान रखना है गाइस। ये जो आपके सिंबल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे भी गए हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर मैंने हिंदी में नाम लिखे हैं, इंग्लिश में तो आप खुद लिख लीजिएगा। ये आपका हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का सिंबल डाल्टन ने दिया था, कैसे दिया था, एक सर्किल और सर्किल के अंदर डॉट, ध्यान रखना। ये आपका है हाइड्रोजन का, ये आपका आया गया था। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का सिर्फ सर्किल होता है O, है ना, और उसके बीच में खाली स्थान मतलब ब्लैंक स्पेस, ये आपका होता है ऑक्सीजन का। कार्बन का क्या होता है, कार्बन में क्या होता है कि एक सर्किल बना दिया और सर्किल को भर दिया, है ना, उसके अंदर क्या था डार्क, मतलब पूरे सर्किल को भर दिया, है ना, डार्क कर दिया, वो आपका होता है कार्बन का। कॉपर में क्या कर दिया, एक सर्किल बना दिया और सर्किल के अंदर लिख दिया कैपिटल C, ये आपका होता है कॉपर का, ठीक है। गोल्ड में क्या किया, गोल्ड में क्या किया, सोना जो होता है गोल्ड, है ना, सोना, उसमें क्या किया, कैपिटल G अंदर लिख दिया, एक सर्किल बना दिया और इस प्रकार से ये लाइनें अंदर 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 ड्रॉ कर दी अंदर की तरफ, इस प्रकार से, ये आपका होता है गोल्ड का। सल्फर में क्या किया, सल्फर में जो प्लस सिंबल है वो लगा दिया, डॉक्टर वाला, है ना, डॉक्टर वाला प्लस सिंबल वो लगा के और फिर सर्किल बना दिया, ये आपका सल्फर का है, जिसे गंधक भी बोलते हैं ना, आप गंधक बोलते हो, सल्फर वही है ये गंधक, जिसका उपयोग आपके जो आपके रबर आते हैं, रबर, उनके वल्कनीकरण में किया जाता है। यानी कि जो रबर होते हैं, जो प्राकृतिक रबर होता है ना, वो बहुत मुलायम होता है, ऐसे ही टूट जाता है, तो उसकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ उसको गर्म करते हैं। आगे पढ़ाएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। इसके बाद में सीसा, आपको ध्यान रखना है, सीसा, लेड जो होता है, लेड या सीसा, तो देखिए क्या कर दिया, एक सर्किल बना दिया, सर्किल के अंदर लिख दिया कैपिटल L, तो लेड जो होता है, सीसा जो होता है, उसका सिंबल होता है ये। आगे बात करें प्लेटिनम, प्लेटिनम नाम था पहले, ध्यान रखना, प्लेटिनम तो अब पढ़ा है, पहले इसको प्लेटिना बोलता था, तो प्लेटिना जो था इसका नाम था आपका ये, सर्किल बना के और कैपिटल P लिख दिया। आयरन यानी कि लोहा जो होता है, आयरन, इसको आपके सर्किल के अंदर I से प्रदर्शित कर दिया, कैपिटल I से। सिल्वर यानी कि चांदी जो होती है, उसको कैपिटल S लिख दिया और क्या कर दिया, एक सर्किल के अंदर बंद कर दिया। और पारा भाई साहब, ये देखो मरकरी यानी कि पारा, एकमात्र ऐसी धातु, एकमात्र ऐसी मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, दैट इज मरकरी यानी कि पारा, ध्यान रखना है। और अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले, एकमात्र ऐसी धातु, ऐसी नॉन मेटल जो आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ध्यान रखना कौन सी होती है, ब्रोमीन। आगे पढ़ाएंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो पारा क्या होता है, पारे को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक सर्किल बना दिया और ऐसे छोटे 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 से क्या बना दिए, गोले गोले स्पेयर स्पेयर से चार और बना दिए, इसे प्रदर्शित करते हैं पारा से। तो देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कॉपर का, है ना, सल्फर का, सीसा का, प्लेटिनम, अलग कैसा, देख, एक तो अलग तो ये है पारा, एक आपका है अलग ये, है ना, ये, तो इनको आपको ज्यादा पढ़ना है थोड़ा सा, ये है ना, ये, इनको चारों को थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना, है ना, वैसे तो और तो आप देख के बता दोगे, तो ये चार है, ये आपको ज्यादा याद करने हैं, ये ज्यादा पूछा गया था हाइड्रोजन वाले भाई साहब, ये आपके रेलवे ग्रुप में 2018 में, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं डाल्टन का सिंबल, डाल्टन जो सिंबल दिए थे, डाल्टन जो प्रतीक दिए थे, वो आपके हैं, ये इनको आप नोट रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए जब आपके डाल्टन आए थे ना, डाल्टन से पहले भी आपके जो तत्व थे उनको अलग, जैसे कोई तत्व जहां पर पाया जाता है उसके आधार पर नाम दे दिया। जैसे आपको पता होगी, यहां पर देखिए मैं तत्व की बात नहीं कर रहा, जैसे आपके जो IUPAC नाम हम लिखेंगे ना, जब आपको बताएंगे कि आपकी जो मेथेन गैस है CH4, वो मार्स यानी कि दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए उसे मार्स गैस कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहां भी क्या किया, जो आपके तत्व थे उनके शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में जब यहां पर इनका जो सिंबल दिए गए ना, इनका नामकरण ऐसा कुछ किया गया, तो वहां पर क्या किया, जैसे जो जहां पर पाया गया उनके रासायनिक गुण, उनके जहां पर पाए उनके ओरिजिन, उसके आधार पर कुछ नाम दिए गए थे। जैसे कॉपर था, कॉपर को साइप्रस बोलते थे, ठीक है। और आपका जो गोल्ड है ना, गोल्ड सोना, उसको आपका सोना उसको गोल्ड बोलते थे, क्योंकि गोल्ड का हिंदी में अर्थ होता है पीला, सुनहरा। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके जो है ना डाल्टन के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आते हैं बर्जिलियस भाई साहब, और बर्जिलियस के बहुत सारे क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। बर्जिलियस के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है, बर्जिलियस ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक कथन दिया था, एक सलाह दी थी। और ध्यान रखना है बर्जिलियस ने क्या सलाह दी थी, बर्जिलियस ने यह कहा था कि भाई जो तत्व जो होते हैं उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के एक या दो अक्षरों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके कहा था, किसने, ये आपके बर्जिलियस ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। बर्जिलियस का इतना सा स्टेटमेंट है कि कोई भी एलिमेंट है उसको हम सिंबल के रूप में या तो 1 या फिर 2 लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके बर्जिलियस ने कहा था, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल आपको बताऊं, एल्युमिनियम है उसको हम Al से, कॉपर आपका जो कोबाल्ट है, ध्यान रखना कैपिटल C होता है, CO कोबाल्ट है,
निकिल है ना, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइज इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम बात करते हैं IUPAC सिंबल, वो भी जबरदस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, लैटिन, जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं वो वाले। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपके सामने आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जो IUPAC सिंबल है उनके बारे में। और दोस्तों यहां से भी बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं। देखिए, तो IUPAC जो आपका होता है ना, IUPAC क्या होती है, केमिस्ट्री की एक इंटरनेशनल संस्थान है जो आपके क्या करती है, जो आपके नामकरण होते हैं ना, जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं। आगे हम IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इनके बारे में कैसे कैसे नाम लिखेंगे वो आपको आगे बताएंगे। तो यहां पर IUPAC जो होता है ना, वो आपके केमिस्ट्री की एक यूनियन होती है। इसका जो पूरा नाम होता है वो आपका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपके IUPAC का पूरा नाम होता है। और देखिए अब हम पढ़ेंगे IUPAC जो सिंबल लिखे गए थे वो कैसे लिखे गए थे। तो IUPAC जो सिंबल लिखे गए थे ना, वो आपके बर्जिलियस ने जो बताया था ना, उसी के आधार पर ही लिखे गए हैं। बर्जिलियस ने क्या कहा था कि भाई जो तत्व है उनको आप एक या दो सिंबल के रूप में लिखिए। तो यही फॉर्मूला अपनाया किसने, IUPAC ने। तो IUPAC ने क्या किया, जो तत्व थे उनको एक या फिर दो लेटर की मदद से लिख दिया, एक या दो लेटर की मदद से लिख दिया। और इन्होंने क्या किया, हम कोई भी तत्व लिखेंगे उसका जो पहला लेटर है वो तो क्या लिखेंगे, कैपिटल। आपने कोई भी तत्व देखा होगा उसका नाम, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का आप नाम आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा थोड़ी देखा है Na। ठीक है, तो यहां पर जो इनका रूल होता है वो ये होता है IUPAC सिंबल लिखने का कि भाई जो तत्व का पहला जो आपका अक्षर है वो तो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। और जो दूसरा होगा, सेकंड होगा, वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी एलिमेंट है आधुनिक आवर्त सारणी में, उसका पहला जो लेटर लिखा जाएगा है ना, उसका सिंबल का, वो बड़ा लिखा जाएगा, यानी कि कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर लिखा जाएगा। और दूसरा जो है आपका स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा। चलिए अब देखिए, जो आपके IUPAC सिंबल लिखे गए हैं वो अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। देखिए जैसे बात करें, कुछ तत्व हैं जिनका जो IUPAC नाम है सिर्फ उनके अंग्रेजी नाम के आधार पर लिखा गया है, यानी कि इंग्लिश में उनका क्या नाम है उसके आधार पर ही उनके नामकरण कर दिए। जैसे बोरोन जो होता है, बोरोन का अंग्रेजी में होता है BORON। ठीक है, तो इसका क्या ले लिया, केवल कैपिटल B। बेरियम जो होता है आपका होता है BARIUM, तो इसका क्या ले लिया, BA, है ना, ये पहला बड़ा दूसरा छोटा। आपका जो बेरिलियम है, ठीक है, ये आपका बेरियम है, ये आपका बेरिलियम है, ध्यान रखना दोनों डिफरेंट है। तो बेरिलियम की स्पेलिंग होती है, इसका लिख लिया BE। इसी प्रकार से क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, और आपका जो आपका कैल्शियम उसका Ca, है ना, एक कैपिटल C और छोटा ये आएगा, कैपिटल C और छोटा A। इसलिए ध्यान रखना ये CO है ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कमाल की चीज, ये देखिए अगर आपको ऐसे दे दूं मैं CO और एक दे दूं ये CO, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये आपका कोबाल्ट है। ध्यान रखना है, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये आपका कोबाल्ट है। और देखना जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं ना, ऐसे नहीं लिखते CO2, ध्यान रखना CO2 ऐसे लिखते हैं, मतलब दोनों बड़े होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो कुछ दो तत्व थे उनके जो प्रतीक लिखे गए IUPAC पद्धति में, वो सिर्फ उनके अंग्रेजी नाम के आधार पर लिख दिए। कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दिए हैं, और सारे देंगे नहीं क्योंकि इतने सारे एलिमेंट है ना। कुछ शब्द थे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना गाइज, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा दिए आपके लिए मैंने, ठीक है, सीधे ही 3 स्टार लगा दिए हैं। और ये आपके जो आपके क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाते हैं। आपने जरूर सोचा होगा भाई सोडियम जो है सर इसका नाम तो अंग्रेजी में होता है, जो होता है अंग्रेजी में इसका जो नाम होगा वो आपने सोचा वही सोडियम होता है, वो ऐसा होता है SODIUM सोडियम, फिर इसको Na क्यों लिखते हैं आपने सोचा होगा ना। तो ये जो नामकरण थे, कुछ तत्व थे जिनका नामकरण लैटिन भाषा के आधार पर लिखा गया है, यानी कि उनका लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में उनके क्या नाम है उसके आधार पर कुछ तत्व थे, उनके यहां पर रासायनिक प्रतीक दिए गए IUPAC पद्धति ने। कौन कौन से, जैसे सोडियम जो होता है ना, सोडियम उसका जो लैटिन भाषा में नाम होता है नेट्रियम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, सारे के सारे पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप ने फ्री बोल रहा हूं, ये सारे याद होने चाहिए, ये आपके पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, ये पूछे गए। सोडियम का क्या होता है, नेट्रियम, इसलिए हमने क्या ले लिया, Na ले लिया बस। सिल्वर की बात करें, चांदी जो होती है सिल्वर की, तो चांदी का नाम होता है अर्जेंटनम होता है। क्या होता है, अर्जेंटम, ध्यान रखना है, इसका जो लैटिन नाम होता है अर्जेंटम होता है, इसलिए हम Ag लेते हैं। क्या लेते हैं, Ag। आगे बात करें, कॉपर जो होता है इसका जो नाम होता है वो आपका होता है
क्यूप्रियम क्या होता है, क्यूप्रम, ठीक है, ध्यान रखना क्यूप्रम, इसलिए हम क्या Cu लेते हैं। पोटेशियम जो होता है इसका जो लैटिन नाम होता है आपका होता है कैलियम, और इसको हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। और आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, उसका नाम होता है फेरम, इसका हम Fe लेते हैं। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं और आपको याद होना चाहिए। सोडियम का आपको ध्यान रखना है, सोडियम का नाइट्रियम, पोटेशियम का कैलियम, है ना, आपका लोहा फेरम, ठीक है। वैसे बड़े सिंपल से याद हो जाएंगे, सिल्वर का अर्जेंटम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएंगे, 4-5 बार देख लेना, याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर तीसरा 3 प्रकार से दिए गए थे आपके जो आईयूपीएसी सिंबल दिए गए 3 प्रकार से दिए गए थे। पहला अंग्रेजी भाषा के आधार पर आपको बता दिया, दूसरा लैटिन भाषा के आधार पर, और तीसरा कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो 100 से ऊपर। देखिए वर्तमान में जो आपके एलिमेंट है उनकी संख्या 118 है, आधुनिक अवस्थान में जो तत्व हैं वो 118 हैं। तो उनमें क्या किया, ऐसे तत्व जो आपके 100 या 100 से ऊपर आते हैं, जब उनको लिखा गया तो जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, 101, 102, 103, तो उनके लिए क्या किया, उनके सिंबल के लिए अलग रूल बना दिया। और उनका सिंबल कैसे दिया गया, उनका जो सिंबल दिया गया उसका नियम यह है। देखिए अगर 0 है उसको बोलेंगे नील, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए वैसे तो ये पूछे नहीं गए आज तक, लेकिन बड़े सिंपल है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सारे आपको याद है, आपको बताएंगे। देखिए बिल्कुल याद है आपको। देखिए जैसे 0 होता है, भाई 0 नंबर आए हैं तो क्या बोलेंगे, नील बटा सन्नाटा, यानी कुछ भी नंबर नहीं आए तो 0 को बोलते हैं नील। 1 को याद कर लेना, इसको बोलते हैं आप अन, क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं इसको। 2 होता है इसको बोलते हैं बाई, बाई, ध्यान रखना बाई, हम आगे जब आईयूपीएसी नाम लिखें तब भी आपको ध्यान रखना है। 3 होती है ट्राई, ट्राई ध्यान रखना है। 4 होती है क्वाड, जैसे हम फोन का कैमरा आता है उसमें 4 कैमरे आते हैं तो क्या बोलती है कंपनी, इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास फोन है, इसमें 4 कैमरे हैं तो कंपनी क्या बोलेगी, भाई इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है ना, तो क्वाड 4 हो जाएगा। पेंट, पेंट से 5 बन गया है आपका। देखिए 6 का होता है हेक्स, 7 का होता है सेप्ट, 8 का होता है ऑक्ट, 9 का होता है एनन, और आपका 0 का नील होता है। ये आपको याद हो जाएंगे, 2-4 बार फिरेंगे क्योंकि बाद में भी ये बहुत काम आने वाले हैं। अब देखिए नाम कैसे लिखते हैं, 100 से ऊपर जो आपको नाम नहीं, इनके जो नाम भी ऐसे लिखते हैं। इसके अलावा इनके जो सिंबल है वो कैसे लिखते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए 100 से ऊपर जो तत्व होते हैं उनके जो हम सिंबल लिखते हैं या नाम लिखते हैं, पहले तो क्या करते हैं, देखिए उनको लिख लीजिए। जैसे 101 का लिखना है तो 101, तो 1 का क्या होता है अन, लिख लिया अन। 0 क्या होता है नील, लिख लिया नील। और 1 का वापिस क्या होता है अन। तो क्या लिखेंगे, जो आपको ये नाम दिए गए वो लिखे और लास्ट में ईएम वर्ड ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, ईएम जोड़ देंगे इसके अंदर, IUM। तो इसका जो नाम हो गया 101 का वो क्या होगा, अन नील अनियम। क्या नाम होगा इसका, अन नील अनियम। और शॉर्ट में इसका सिंबल जो है वो क्या होता है, देखिए यू से, यहां से यू ले लिया, यहां से एन ले लिया और यहां से क्या ले लिया यू, तो क्या होगा UNU। ये इसका ए आपका जो परमाणु क्रमांक 101 है उसका क्या है, सिंबल है। बात करें 102 की, देखिए 102 कैसे लिखेंगे, 1 को क्या है अन, 0 क्या लिखेंगे नील, और 2 को लिखेंगे बाई। देखिए 1 नील बाई, ये तो हो गया। प्लस EM और ऐड कर देना है आपको, EM ऐड करेंगे। नाम की बात करें 102 तत्व जो होता है इसका नाम हो गया अननील बाइयम। क्या हो गया, अननील बाइयम। लेकिन इसके सिंबल की बात करें तो देखिए पहला जो लेटर है वो तो आपको ब्लॉक लिखना पड़ेगा, बड़ा लिखना पड़ेगा, और दूसरे छोटे। देखिए तो अननील बाई, ये शुरू के 3 है ना, देखिए अननील बाई तो UNB, ठीक है। इसी प्रकार से 103 की बात करें, 1 नंबर पे कौन आता है अन, 0 पे क्या आता है नील, ठीक है, और 3 को क्या लिखते हैं ट्राई, और EM तो लगाना ही है। तो क्या नाम हो गया इसका 103 तत्व वाले का, अननील ट्रियम, अननील ट्रियम। और इसका सिंबल लिखेंगे वो लिखेंगे UNT, ध्यान रखना है UNT। तो गाइज ये थे आपके रासायनिक प्रतीक, यानी कि आपके केमिकल जो आपके सिंबल होते हैं वो। और ध्यान रखना है ये सारे इंपोर्टेंट थे, चाहे आपका डोल्टन वाला हो, चाहे आपका ये IUPAC वाला हो। IUPAC में स्पेशली ये वाले ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जो लैटिन नाम है वो पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। चलिए इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं आयन कैसे बनते हैं, धनायन ऋणायन कैसे बनते हैं उनके बारे में। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए गाइस अब बात करते हैं आयन के बारे में, आयन क्या होते हैं और आयन बनते क्या क्यों हैं। तो देखिए आपका कोई परमाणु होता है ना, कोई भी एटम जो होता है उसका स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी तब ही होती है जब आपके परमाणु के पास ना तो आपका कोई पॉजिटिव आयन हो
ना कोई नेगेटिव आयन हो, यानी कि उसका जो चार्ज है ओवरऑल चार्ज वो जीरो होना चाहिए। यानी कि एटम जब आपके न्यूट्रल होता है ना वो ज्यादा स्थायी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या होता है, कोई भी परमाणु जो होता है ना वो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए, स्थायी होने के लिए क्या करता है, अगर उसके पास अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और अगर उसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो देखिए यहां पर जो आयन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन जिसको बोलते हैं आपका कैटायन, और दूसरा होता है ऋणायन जिसको बोलते हैं एनायन। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब बात करते हैं धनायन कब बनता है। मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो अष्टक नियम के अनुसार क्या है, एक या ज्यादा। मान लीजिए देखिए मैंने आपको अष्टक नियम के बारे में फिर से आपको बता दूं भाई, अष्टक नियम ये कहता है कि अगर कोई भी तत्व है उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब मान लीजिए उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, ये पॉसिबिलिटी है भाई। अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो उसके अंतिम कोश में 1 होगा, 2 होंगे, 3, 4, 5, 7, 8, यही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी तत्व के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो बताइए वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करेगा। सीधी सी बात है ना भाई, 7 ग्रहण करना बहुत ही कठिन है, 1 को त्याग देगा तो स्थायित्व तो मिल जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर 2 की बात करें तो बताइए अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 6 की कमी है। अब बताओ ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर 2 को त्यागेगा, सीधी सी बात है ना, 2 को त्यागेगा। इसी प्रकार से 3 की बात करें, 3 भी त्याग देता है। लेकिन अगर 4 की बात करें तो 4 के पास ऑप्शन रहता है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। जैसे आपका कार्बन है, सिलिकॉन है, ये वाले ग्रुप, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, ये आपके +4 भी होते हैं, -4 भी होते हैं। अब बात आती है 5, 6 और 7 की। अब देखिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बताओ ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे। अब 5 इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेगा, 3 ही ग्रहण करेगा ना। तो यहां पर ध्यान रखना है ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, तो वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो वो क्या करता है, उसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिसके पास अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है उसे तो कोई जरूरत ही नहीं है, ना तो त्यागेगा ना ही ग्रहण करेगा। तो इसी प्रकार से धनावेश और ऋणावेश बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, मान लीजिए ऐसा कोई तत्व है जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और फिर बनाता है धनायन। देखिए धनायन बनते कैसे, मान लीजिए आपके पास सोडियम जो है, सोडियम के पास क्या होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इस प्रकार से 11 कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 1। तो क्या करता है, अगर सोडियम को हम एक ऊर्जा दे देते हैं और उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आयनोजेशन एनर्जी, यानी कि इसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए अगर हम जो सोडियम है उसको एक पर्याप्त आयनन ऊर्जा दे देते हैं, इसको ऊर्जा दे देते हैं, तो होता क्या है, यह अपने जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग देता है और इसी प्रकार से Na+ और इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और Na+ फॉर्म में आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट जो होता है जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके ऊपर उतना ही धनावेश आ जाता है। तो यहां पर सोडियम अब किस स्थिति में आ गया, 2 और 8। पहले कैसे था, 2, 8, 1 इस फॉर्म में था, अब कैसे हो गया, 2, 8 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर हम और एग्जांपल की बात करें तो देखिए, मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहां पर देखिए एक एग्जांपल और लिख दो। मान लीजिए मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो देखिए मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम वो क्या करेगा, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम के पास, वही 12 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 2। तो ये क्या चाहता है कि भाई अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको त्याग दूं, इनको छोड़ दूं मैं, तो मेरा अष्टक जो है अष्टक सिद्धांत के अनुसार मेरे को अधिक स्थायित्व मिलेगा, 2 और 8 बचेंगे। तो इसको जब ऊर्जा देते हैं तो ये देखिए कैसे करता है, ये देखिए 2 प्रकार से करता है। पहले तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Mg+ आ जाएगा,
और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। वापस से क्या करेगा, यहां पर देखिए अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया 2 8 1 फॉर्म में। अब दोबारा से क्या करेगा, मैग्नीशियम दोबारा से Mg जो प्लस है ना, वो दोबारा से क्या करेगा, ऊर्जा लेगा और फिर एक इलेक्ट्रॉन का और त्याग कर देगा और फिर Mg+2 के रूप में आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को मैं मिला के लिखूं डायरेक्ट तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहां पर जगह है ना, देखिए कैसे लिखेंगे भाई, मैग्नीशियम जो था वो अकेला ऐसे था, ठीक है, उसको हमने ऊर्जा दी, उसको एनर्जी दी, तो क्या हो गया, वो Mg+2 के रूप में आ गया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। बताइए, एक तो यहां त्याग दिया, एक यहां त्याग दिया। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी धनावेश होता है, वो कोई भी परमाणु होता है, कोई भी एटम होता है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतना ही धनावेश आ जाता है। ध्यान रखना है। अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कोई वो आपका कोई भी एलिमेंट है, कोई एटम है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो बताइए उस पर कौन सा आवेश बढ़ेगा। ध्यान रखना है भाई, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव आयन। अगर नेगेटिव आयन खत्म हो रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास पैसे एक तरफ मेरे पास लोन है, अगर मेरा लोन कम हो रहा है तो सीधी सी बात है पैसे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब अगर ऋणायन में कमी हो रही है तो सीधी सी बात है उसका धनावेश बढ़ेगा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर कोई तत्व अपना धनावेश अपना ऋणावेश त्यागता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो बताइए कौन सा आवेश बढ़ेगा, उसका धनावेश बढ़ेगा, उसका जो कैटायन है वो बढ़ेगा। तो गाइस इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि धनायन कैसे बनते हैं। धनायन क्यों बनते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। और धनायन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। और ध्यान रखना है, इसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं भाई, धनायन की प्रक्रिया हो चाहे ऋणायन की प्रक्रिया हो, दोनों जो प्रक्रियाएं होती हैं वो गैसीय अवस्था में होती है, गैसीय स्टेट में होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना, तो गैसीय अवस्था में ही तत्व होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। तो देखिए आयनन ऊर्जा की परिभाषा बताऊं तो आयनन ऊर्जा होती क्या है, देखिए गैसीय अवस्था में किसी परमाणु को दी जाने वाली वह ऊर्जा जिससे वह अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उसे क्या बोलते हैं, उसकी आयनन ऊर्जा। यानी कि गैसीय अवस्था से किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान रखना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी हमको, उसे क्या देनी पड़ेगी भैया, ऊर्जा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है किसी परमाणु को, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे इस प्रकार से देखिए, ये आपको बता दिया, सोडियम है 2 8 1 होता है, अगर इसको एनर्जी देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 धनावेश जाएगा। और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इस प्रकार से 2। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल है जो आपके बन सकते हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहां पर जो आपका ऋणायन है उसके बारे में, यानी कि ऋणायन कैसे बनता है। तो इधर मैं आपको समझ देता हूं, देखिए, ठीक है, देखिए इधर मैं आपको समझ देता हूं, ठीक है। इधर आपका है ऋणायन, दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है ऋणायन। क्या होता है, ऋणायन, और इसको गाइस बोलते हैं अंग्रेजी में एनायन, ठीक है, एन आयन, इसको बोलते हैं एनायन। देखिए ये क्या होता है, इसके लिए जो ऊर्जा आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बात एक ही है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। ओके, अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं ऋणायन कैसे बनता है। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि जब कोई एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है अपना स्टक पूरा करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, ऋणायन, ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपके पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन के पास होते हैं भैया 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 17 कैसे लिखेंगे, 17 लिखेंगे हम इस प्रकार से, 2 8 अब 7। अब बताओ क्या करेगा ये भाई, क्लोरीन है 2 8 7, इसका अष्टक पूरा करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बताइए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, तो और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये करेगा, स्टेबलाइज फॉर्म में आ जाएगा, मतलब अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेगा। देखिए तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और अभी आपको बताया था जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ऋणावेश आएगा और जितना त्यागेगा उतना का आएगा उसके ऊपर धनावेश। तो ये आपका जो Cl है वो Cl माइनस रूप में आ जाएगा, ये कैपिटल C लिख लें, ध्यान रखना, कैपिटल C। और ये अब किस रूप में आ गया, 2 8 8, और प्लस ध्यान रखना है यहां से एनर्जी बाहर निकलती है, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपके कोई भी तत्व होते हैं वो आपके धनायन और ऋणायन बनाते हैं। धनायन में क्या होता है, वो धनायन में बताया था भाई, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागता है।
ऋणायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही माइनस जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल और, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये रही। अब ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 6। ऑक्सीजन होता है वो 8वें नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जाएगा 2 और 6। अब इसके पास अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इस प्रकार से, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो O2 माइनस रूप में आ जाएगा, प्लस यहां से एनर्जी है वो निकलेगी। तो ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही माइनस आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही प्लस आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऋणायन के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है, ऋणायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण होते हैं, इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं उसका ऋणावेश बढ़ता है। ध्यान रखना है, पूछ ले कोई धनावेश और धनायन, आपके जब ऋणायन बनते हैं तो ऋणायन बनने के दौरान क्या होता है, ऋणायन बनने के दौरान क्या होता है, कोई भी परमाणु होता है उस पर जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एनर्जी या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, नाम से ही पता लगा इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, भाई कोई परमाणु है उसकी गैसीय अवस्था में, उसकी गैस स्टेट में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है ना, जो ऊर्जा क्या होती है बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि किसी भी आपका परमाणु है उससे गैसीय अवस्था में आप इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया ऋणायन के बारे में। अब आपको एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऋणायन और धनायन के बारे में एक जबरदस्त सवाल। देखिए वैसे तो हम जब आपको आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। देखिए ये आपका एक चीज होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या चीज आ गई, ये कौन सा बवाल आ गया। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं। देखिए अभी हमने देखिए, हालांकि हमने अभी परमाणु सिद्धांत नहीं पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको देखिए बता रहा हूं। देखिए ये आपका धनावेश होता है ना, ये आपका केंद्र, या आपका एक एटम है ना। तो एटम में क्या होता है कि यहां पर जो केंद्र होता है, यहां पर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। होता क्या है, देखिए यहां पर होता क्या है, जो प्रोटॉन है उन पर धनावेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, और आपके अलग अलग जो आवेश होते हैं, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत जो आवेश होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण। तो यहां पर करता क्या है, जो आपका नाभिक, जो नाभिक में क्या पाया जाता है, धनावेश, तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, यानी कि ये आपके बांधे रखता है। और ध्यान रखना है, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या होता है, तो ध्यान रखना है नाभिक पर, नाभिक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आपके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं उन पर लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, उसे हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। यह आपको क्यों बता रहा हूं, अभी पता लगेगा। देखिए वापिस से बता दूं, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आउटर सेल जो होती है, बाह्यतम कोश, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ये करता क्या है, ये करता है भैया जो आकार होता है ना, इसकी साइज उसमें चेंज करता है। मान लीजिए यहां पर ये धनावेश है, अगर इसको खींचेगा ना तो बताइए ये पास आएंगे नहीं आएंगे, यानी कि आकार कमी होगी नहीं होगी। मान लीजिए प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, जो यहां पर जो नाभिक है इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो बताइए आकार जो है, आकार छोटा होगा नहीं होगा। और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम काम करे तो सीधी बात है आकार बढ़ेगा। तो ये आपका क्या करता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो आपके जो आपके परमाणु होते हैं उनकी जो आकार होता है उसको डिसाइड करता है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, 2 जबरदस्त प्रश्न आपके सामने कराऊंगा, लेकिन एक बार आप इनको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न हम ये करेंगे कि धनावेश का जो आकार होता है अपने मूल आकार से छोटा क्यों होता है, और ऋणावेश का आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा क्यों होता है। लेकिन एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिख लीजिए दोनों, और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको बताते हैं कि आपके किस किस प्रकार से जो आपका आकार होता है वो आपका बदलता है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो अब आपके सामने प्रश्न देखते हैं। देखिए तो देखिए 2 प्रश्न आपके सामने मैं कराऊंगा, बड़े ही शानदार। ठीक है, एक स्पेशल आपके लिए कराऊंगा, 3 प्रश्न आपका कराऊंगा। ठीक है, देखिए
3 प्रश्न करने वाले हैं। देखिए उससे आपके डाउट आ रहा कि देखिए आधुनिक आवर्षण जब आपको पढ़ाऊंगा ना तब आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है इसलिए बात कर लेते हैं। आपके धनायन और ऋणायन की बात हो रही है तो चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न तो ये बनता है, देखिए पहला प्रश्न क्या बनता है कि भाई जो धनावेश जो होता है, धनावेश का आकार अपने मूल परमाणु से छोटा होता है। क्यों होता है भाई? छोटा होता है। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये रहा। दूसरा ये रहा कि ऋणावेश का आकार या ऋणायन का आकार एक ही बात है, धनावेश या ऋणायन या धनायन एक ही बात है। धनावेश का आकार या ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा क्यों होता है? से बड़ा क्यों होता है? इंग्लिश वालों के लिए बता दूं, पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाहता है कि भाई आपका जो कैटायन जो होता है उसका जो साइज हो होता है, कैटायन बनते हैं ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो कैटायन बनते हैं, उनका जो आकार होता है वो अपने जो एक्चुअल जो परमाणु होता है उससे स्मॉलर क्यों होता है, और जबकि जो आपके एनायन बनते हैं, ऋणायन जो बनते हैं, उनका आकार अपने जो एक्चुअल जो आपका एटम है उससे आपसे बड़ा क्यों होता है। अब देखिए क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बता दूं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मान लीजिए एक आपका सोडियम है ना, और सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और Na+ फॉर्म में आ गया। तो प्रश्न ये कहना चाहता है कि भाई Na+ का जो आकार है वो Na से छोटा क्यों है, प्रश्न ये कहना चाहता है। और अगर मैं यहां बात करूं तो देखिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Cl- फॉर्म में आ गई, तो आपसे पूछा कि क्लोरीन Cl- जो है इसका आकार इससे बड़ा क्यों है। प्रश्न समझ आ गया ना। यहां पर ये प्रश्न है कि भाई Na+ है, इसका आकार Na से यानी मूल ये है, यानी कि एक्चुअल जो एटम है वो ये है, इससे छोटा क्यों है Na+ का। और दूसरा जो आपका Cl- है, क्लोरीन आयन जो बना है, इसका आकार एक्चुअल Cl से बड़ा क्यों है। आ गया ना प्रश्न समझ। देखिए अब देखिए इसके पीछे भी आपको जो बताया था प्रभावी नाभिक आवेश वो जिम्मेदार है। देखिए आपको समझाते हैं कैसे। देखिए तो देखिए ये भाई आकार छोटा क्यों हो जाता है। मान लीजिए देखिए इसको तो मैं आपको 2 तरीकों से बता सकता हूं। देखिए आपका जो Na होता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 2 8 1 ऐसे होता है ना। तो यहां पर 3 कक्षा बनेंगी, 1 2 3। तो देखिए अगर मैं Na की कक्षा बनाऊं 1 2 और 3 बन गई, लेकिन अगर मैं Na+ की क्या बनाऊं, कक्षा बनाऊं, तो Na+ में क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट का था वो तो भाई गया, तो अब क्या हो जाएगा, केवल 2 कक्षा बचेगी, 1 और 2। तो इसमें क्या बनेगी, सिर्फ 1 कक्षा और 2 कक्षा। तो सीधी सी बात है आकार तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। ठीक है, या आप खुद समझ गए होंगे भाई यहाँ पर 3 कक्षा थी, यहाँ पर 2 कक्षा है ना। लेकिन यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इसको नहीं समझ सकते। तो अब मैं आपको समझाता हूं जो नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उससे हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए उसको समझाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तो मैं हटा देता हूं। ठीक है, देखिए तो देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है कि देखिए आपके यहां पर क्या थे, जो आपका सोडियम था इसके पास कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन, और अब जो Na+ बना है उसके पास कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर पहले जो क्लोरीन था इसके पास कितने थे, 17 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर जो क्लोरीन है इसके पास अब कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए पहले क्या था, पहले सोडियम था उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहां पर जो नाभिक का चार्ज लग रहा था, मान लीजिए ये आपका, देखिए यहां पर मैं परमाणु बना देता हूं। देखिए बिल्कुल आपको समझ आएगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको एक एक चीजें यहां पर समझ आ जाएंगे। देखिए पहले सोडियम था, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें मैंने भर दिए हैं, 2 इसमें भर दिए हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, और 8 इसमें भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितना बढ़ा है, लास्ट वाले में 1। तो देखिए पहले क्या था, जब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे तो जो नाभिक है ना, जो आपका जो प्रोटॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कर रहा था, अपना आवेश लगा रहा था, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था। लेकिन अब ये भग गया, ना, तो सीधी सी बात, अब भग गया तो अब ये सिर्फ 10 पर ही लगाएगा। कितने पर लगाएगा, 10। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं भाई आपको 15 जगह है, 15 आम के पेड़ हैं, उनकी आपको रक्षा करनी है,
अब मैंने क्या कर दिया भाई, आपको 9 ही पेड़ों की रक्षा करनी है, तो बताइए आप उसकी अच्छे से रक्षा करोगे नहीं करोगे? भाई पहले 10 की कर रहे थे, आपको अब 9 की करनी है। आप ऐसे मान लीजिए ये आपका एक कोई गोलाकार खेत है, ये आप बीच में बैठे हो और यहां पर कोई चोर आ रहा है, ये आपका खेत यहां तक है, तो बताइए पहले जब यहां पर 10 11 थे, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि इसका क्षेत्रफल मतलब 11 लोग चोरी करने आ रहे थे, है ना, तो आप जो इनके ऊपर बल लगा रहे थे, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे थे, वो अपना फिक्स लगा रहे थे, लेकिन अब एक भग गया, आपको भाई कह दिया कि आपसे ये हट गया, ठीक है, ये वाला। तो अब बताइए जब आकार छोटा हो गया, आकार को छोड़िए, जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अब आपको सिर्फ 10 का ही ध्यान रखना है। अब बताइए आप 10 का अच्छे से ध्यान रखोगे नहीं रखोगे? मतलब अब जो नाभिक आवेश है वो ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? पहले जो नाभिक आवेश था वो 11 पर लग रहा था, अब 10 पर ही लगेगा। इसका मतलब क्या है, कुछ न कुछ क्या क्या पड़ेगा यहाँ पर, नाभिक आवेश बढ़ेगा, और नाभिक आवेश बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। इसलिए ध्यान रखना है धनावेश बनते समय, जहां पर जो आपका कोई भी आपका एलिमेंट ले लिए, सोडियम है, मैग्नीशियम कोई सा भी है, धनावेश जब बन जाता है तो उसका आकार अपने मूल परमाणु से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ जाता है और नाभिक आवेश बढ़ने के कारण यहां पर क्या होता है, ये अपने को खींचता है, जो नाभिक होता है इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और खींचने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो कक्षाएं होती है पास पास आ जाती हैं। इसलिए ध्यान रखना है धनावेश का आकार जो होता है अपने एक्चुअल जो एटम होता है उससे क्या होता है, छोटा होता है। चलिए अब इसको समझते हैं कि यहां पर क्या होता है। देखिए यहां पर ऋणावेश का जो आकार है अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है। क्यों? देखिए मान लीजिए क्लोरीन है, इसको मैं बनाना चाहूं, देखिए क्लोरीन ऐसे बनेगा, क्लोरीन जो है वो कुछ ऐसे बनेगा इस प्रकार से। देखिए तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए, एक ये रहा एक ये रहा, इसमें भरेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसमें भरेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखें पहले क्या था, पहले जो नाभिक का आकर्षण बल लग रहा था सिर्फ 17 तत्वों पर लग रहा था, लेकिन अब जो आकर्षण बल लग रहा है वो 18 तत्वों में लग रहा है, 18 इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है। तो बताइए पहले से अब प्रत्येक जो एलिमेंट, प्रत्येक जो आपका इलेक्ट्रॉन था उस पर जो आकर्षण बल लग रहा है उसमें कमी होगी नहीं होगी? भाई मान लो पहले एक रोटी थी उसको 17 जने खा रहे थे, अब 18 जने आ गए, तो सीधी सी बात है कमी होगी नहीं होगी? सीधी सी बात है कमी होगी ना। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है ना तो नाभिक का जो आवेश है वो तो फिक्स है, तो वो क्या होगा, जब पहले 17 जोड़ों पे लग रहा था अब 18 पे लगेगा, तो सीधी सी बात है नाभिक का आवेश जो होता है ना, नाभिक का जो प्रभावी नाभिक आवेश होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होता है, कम हो जाता है। और जितना कम होगा, जितना ढिलाई होगी, आकार क्या होगा उतना ही बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन थे कि धनावेश का आकार अपने मूल परमाणु से छोटा होता है और आपका ऋणावेश का आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा क्यों होता है। अब देखिए एक और प्रश्न है, बड़ा शानदार है। मान लीजिए आपसे मैं बोल दूं, आपसे मैं क्या बोलूं, मान लीजिए आपसे मैं बोल दूं कि भाई एक आपका O2 माइनस है, ठीक है, BCNOFNE NaMgAl, ठीक है। अब देखिए ये +3, ये +2, ये +1, ये -1। अब बताइए अगर आपसे मैं बोलूं कि बताइए इनमें से किसका आकार बड़ा है। ये आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है और फिर से आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, फिर से आएगा। मान लीजिए आपसे पूछ ले, आपसे बोल दिया O2 माइनस, फ्लोरीन -F माइनस, नियोन के इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, Na+ Mg+2 है ना, और आपका Al+3। बताइए किसका आकार बड़ा है, बताइए किसका आकार बड़ा है। देखिए अगर हम बात करें इनकी सबकी, तो देखिए डायरेक्ट हम आंसर कैसे देंगे। देखिए O जो होता है नॉर्मली ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन -2 है, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास 10। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, कितने हो गए 10। नियोन 10 नंबर पे आता है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 है, मतलब क्या है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब कितने हो गए 10। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 त्याग दिए, +2 है ना, 2 त्याग दिए तो क्या आ गया 10 नंबर पे। एल्युमिनियम 13 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कितने नंबर पे आ गया 10 नंबर पे। इन सब के पास भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। कुछ तो लॉजिक आ गया ना। और एक चीज नोट करना, ये दोनों बातों से मिलाकर एक समरी बता रहा हूं दोनों से, वो आपको ये बता रहा हूं कि अभी बताया था ना भाई ऋणावेश जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव आयन जितना ज्यादा होगा, आकार उतना ही बड़ा होगा, और धनावेश जितना ज्यादा होगा, आकार उतना ही छोटा होगा। तो देखिए सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सबसे बड़ा आकार होगा ऑक्सीजन वाले का। O2 माइनस का आकार सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में किसके ऊपर माइनस कम है, ये वाला, इसका होगा। उसके बाद में नियोन का होगा,
दिख रहा है ना यहाँ पे इधर आपको, ओके। इसके बाद में किसका होगा, सोडियम का होगा Na+ का, उसके बाद में Mg+2 का, और लास्ट में किसका होगा, Al+3 दिख रहा है ना इधर, ओके ओके दिख रहा है। तो ध्यान रखना है जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका आकार उतना ही बड़ा होगा अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो, और जिसके ऊपर आपका जो धनावेश है जितना ज्यादा होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा। तो एल्यूमिनियम का सबसे छोटा होगा, जबकि ऑक्सीजन -2 जो है इसका सबसे ज्यादा होगा। ये गाइस बहुत ही जबरदस्त प्रश्न थे जो आपके रेलवे ग्रुप में पूछे गए थे। चलिए इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मूलक यानी कि रेडिकल के बारे में, ये क्या चीज होती हैं। अब दोस्तों हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम जैसे अभी देखिए जैसे रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो उनमें ये आपके काम आने वाले हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलती है। तो देखिए रेडिकल क्या होते हैं, मूलक क्या होते हैं भाई। किसी विलयन में अम्ल और क्षार जो होते हैं, किसी विलयन जो होता है जैसे अम्ल क्षार का विलयन, उसमें जो पदार्थ होते हैं जैसे आपका स्पेशली जो आपके आयन जो होते हैं ना, आयन जो होते हैं, आयनिक पदार्थ जो होते हैं, आयनिक मैटर जो होते हैं, आयनिक सब्सटेंस जो होते हैं, अम्ल क्षार आदि विलयन में मिलकर क्या करते हैं, आपके आयन का निर्माण करते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, मूलक। यानी कि मूलक वे पदार्थ होते हैं, मूलक वे पदार्थ होते हैं जो विलयन के साथ मिलकर अम्लीय, क्षारीय, इन्हीं विलयन के साथ मिलकर क्या करते हैं, आपके आयन का निर्माण करते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का निर्माण करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस, मूलक बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। देखिए तो रेडिकल जो होते हैं, मूलक होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सरल यानी कि सिंपल, और दूसरा संयुक्त या यूनाइटेड बोले आप, कॉम्प्लेक्स बोले। देखिए संयुक्त क्या होते हैं, सिंपल मूलक वे होते हैं ऐसे मूलक जिनमें एक ही तत्व के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। एक ही तत्व क्या होते हैं, आपके एटम होते हैं। जैसे आपका सोडियम Na+, मैग्नीशियम Mg+2 और एल्यूमिनियम Al+3। यूनाइटेड जो होते हैं, यूनाइटेड यानी संयुक्त होते हैं, कॉम्बाइन बोल सकते हो आप। उनमें क्या होते हैं, एक से अधिक आपके जो परमाणु होते हैं उनके आयन होते हैं। जैसे आपका NO3- होता है नाइट्रेट, इसको बोलते हैं। NH4+ अमोनियम इसको बोलते हैं, ये आपके होते हैं। आगे बात करते हैं आवेश के आधार पर जो आपके मूलक होते हैं, रेडिकल होते हैं, वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्षारीय यानी कि एल्कलाइन, और दूसरे होते हैं अम्लीय यानी कि एसिडिक। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है। देखिए जो आपके पॉजिटिव आयन वाले जो होते हैं ना, पॉजिटिव आयन वाले जो आपके रेडिकल होते हैं उनको हम बोलते हैं क्षारीय यानी कि एल्कलाइन, और आपके जो अम्लीय जो होते हैं वो आपके माइनस होते हैं। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूज कैसे होंगे, आप ये कहेंगे सर जो लुईस अवधारणा थी अम्ल और क्षारों की, उन्होंने ये कहा था, लुईस ने सारे के सारे जो धनायन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं अम्ल, और सारे के सारे जो ऋणायन होते हैं वो आपके होते हैं क्षार। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मूलक, ध्यान रखना है, मूलक पढ़ रहे हैं, रेडिकल पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना है। जो आपके Na+, Mg+2, NH4+ है, सारे के सारे क्षारीय की श्रेणी में आते हैं, क्षारीय मूलक, और अम्लीय मूलक की श्रेणी में आते हैं Cl-, Br- और NO3-। अब यहां पर हम सीखेंगे जो आपके रासायनिक सूत्र लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आपके सामने कुछ धनायन और कुछ ऋणायन मैं आपको याद देने के लिए दूंगा जो आपको याद करने। पहले आप इस चीज को नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैंने धनायन लिख रखे हैं, यहां पर मेरे को पूरा स्पेस चाहिए होगा ऋणायन को लिखने के लिए। और फिर आपके सामने मैं कितने बेहतरीन तरीके से, कितने बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यहां पर रासायनिक सूत्र इजी तरीके से लिखना सिखाऊंगा। किसी का भी आप रासायनिक सूत्र लिख सकते हो, सोडियम क्लोराइड है ना, बेकिंग सोडा, किसी का भी आप रासायनिक सूत्र लिख सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इनको याद करना पड़ेगा। तो एक बार आपको नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर इधर मैं आपके जो ऋणायन है उनको लिखूंगा, और फिर हम जो आपका रासायनिक सूत्र है, केमिकल जो फॉर्मूले है उनको लिखना सीखते हैं। तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं धमाका। अब आपके सामने हम लिखेंगे रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, इकाई सूत्र कैसे लिखते हैं, वो हम सीखेंगे। तो देखिए इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी दो चीजों की। देखिए रासायनिक सूत्र होता है ना, उसमें धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। पहले धनायन होता है फिर ऋणायन होता है। तो पहले हम याद करेंगे धनायन कैसे, कौन कौन से होते हैं, और ऋणायन कौन कौन से होते हैं। अब देखिए ये आपके सामने मैंने ऋणायन लिख दिए हैं, एनायन लिख दिए हैं, ये आपके काम आएंगे, और इधर मैंने लिख दिए हैं धनायन यानी कि कैटायन, ये आपके काम आने वाले हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि वैलेंसी, देखिए यहां पर आपको जो भी नाम दिए गए हैं ना, इनके ऊपर जो प्लस है या माइनस लिखा गया है वो उनकी वैलेंसी यानी कि उनकी संयोजकता को प्रदर्शित करता है। अब देखिए वैलेंसी क्या चीज होती है, संयोजकता क्या चीज होती है। तो देखिए
संयोजकता जो होती है, वैलेंसी जो होती है, उसका निर्धारण उसके आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर करते हैं। आपके एक लुईस नामक वैज्ञानिक था जिसने आपके 1916 में अष्टक नियम दिया, ऑक्टेव रूल दिया। और इस नियम के अनुसार, अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है कि भाई कोई भी आपका परमाणु होता है, उसके अंतिम कोष का जो अष्टक होता है उसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है ना। यानी कि अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है। अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होने चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए आपका कोई भी तत्व होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा या त्याग सकता है। तो वह अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, ध्यान रखना है, वैलेंसी परिभाषा बता रहा हूं कि वह संख्या, इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो वह अन्य तत्वों के साथ शेयर कर सकता है, त्याग सकता है, ग्रहण कर सकता है, उसे हम बोलते हैं उसकी संयोजकता। यानी कि वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो वह अन्य पदार्थों के साथ शेयर करता है। भाई इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उनकी संख्या उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी, है ना। यानी मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो इसे क्या बोलेंगे कि जो आपके सोडियम है उसकी वैलेंसी 1 है। तो ध्यान रखना कि वैलेंसी जो होती है, संयोजकता होती है, वो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। उसको अष्टक पूरा करना है। आपको मैं पहले बताया था, आपके वर्ग 1 जो होता है, ग्रुप 1, जैसा आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सबके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से ये सारे तत्व क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ध्यान रखना कि उनकी वैलेंसी होती है 1। और आपको ध्यान रखना वर्ग 18 जो होते हैं, हीलियम, आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये कैसे क्या होती है, इनका जो अष्टक है ऑलरेडी फुल होता है। ये ध्यान रखना, किसी प्रकार की कोई तत्व जो होता है ना तो उसे इलेक्ट्रॉन लेती है ना इलेक्ट्रॉन देती है। इन्हें नोबल गैसेस, शून्य गैस, है ना, उत्कृष्ट गैस इनको बोलते हैं। अब देखिए यहां पर बात करते हैं वैलेंसी जो होती है ना, वैलेंसी का निर्धारण करते हैं आपके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको। और गाइस जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में कि भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी आपका परमाणु है, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है ना, मानिए सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, तो इसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है 1, इसको क्या बोलते हैं, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और इस संयोजकता इलेक्ट्रॉन से इसकी जो वैलेंसी है, इसकी जो संयोजकता है, उसका निर्धारण करते हैं। अब देखिए यहां पर जो आपके ऋणायन होते हैं ना, उनके अंत में एक वर्ड होता है, तो 8 होता है या 8 होता है या फिर 8 होता है। जबकि पॉजिटिव जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, ईएम मिलेगा आपको। और आपको ध्यान रखना, अगर कोई एलिमेंट है आपकी वैलेंसी चेंज करता है, मतलब अपनी संयोजकता परिवर्तनशील करता है, तो उनके अंत में आपको अस या इक मिलेगा। मैं आपको बताऊं कैसे कैसे होता है। और आपको ध्यान रखना कि आधुनिक आवर्त सारणी में डी व एफ लोग के एलिमेंट होते हैं, वो अपनी जो परिवर्तन, जो अपनी ये वैलेंसी होती है उसको करते हैं, परिवर्तनशील करते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं। चलिए अब आपको क्या क्या याद करना है वो बताते हैं। देखिए पहले बात करते हैं आपको धनायन याद करने कैसे। देखिए आपको ध्यान करना है कि सोडियम जो होता है उसका सिंबल होता है Na, इसके ऊपर आवेश क्या होता है +1। फिर याद करना है पोटेशियम होता है K+, ध्यान रखना है। सिल्वर चांदी होती है Ag+ होती है। ये देखिए कॉपर 2 टाइप के होते हैं, एक तो +1 और एक +2, यानी कि आपका एक होता है आपका Q+, ध्यान रखना है Q+ जो होता है Cu+2, एक होता है क्यूप्रिक, ध्यान रखना क्यूप्रिक, ये आपका होता है Cu+2। इसके बाद में मर्क्यूरी जो होता है एक फॉर्म में पाया जाता है, उसको बोलते हैं मर्क्यूरस। तो ध्यान रखना मर्क्यूरस जो होता है आपका Hg+2 होता है। बेरियम जो होता है Ba+2 होता है। +2 का मतलब क्या है, 2 संयोजकता है। +1 का मतलब 1 संयोजकता है, 1 वैलेंसी है। वैलेंसी के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं, और आधुनिक आवर्त सारणी आएगी जब आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि भाई वर्ग 1 जो होते हैं उनके एलिमेंट बताए थे, हेलिना की रब से परिवर्तन HHELI, वो आपके हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनकी सबकी संयोजकता +1 होती है। तो इसी प्रकार देखिए कैल्शियम होता है, ये Ca+2 होता है। मैग्नीशियम होता है Mg+2 होता है। जिंक जो होता है Zn+2 होता है। मैग्नीज होता है Mn+2 होता है। फेरस जो होता है Fe+2 होता है। फेरिक जो होता है Fe+3 होता है। लेड जो होता है P+2 होता है। एल्युमिनियम जो होता है Al+3 होता है। क्रोमियम जो होता है Cr+3 होता है। स्टेनस जो होता है Sn+4 और स्टेनिक Sn+5 और आर्सेनिक Ar+5। ये आपको याद करने का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, तो ये आपको याद करने पड़ेगा। देखिए
केमिस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है, केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण, रासायनिक सूत्र आपको याद करने हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए, आपके ऋणायन है। अब बात करते हैं धनायन, ये आपके क्या है, ये जो आपके हैं धनायन, सारे सारे केटायन। अब बात करते हैं ऋणायन में, ऋणायन आपको कौन कौन से याद करने हैं, एनायन में आपको ये वाले याद करने। देखिए आपका जो क्लोराइड होता है, ये क्लोरीन से बनता है, बताया था ना, वही जो आपके ऋणायन होते हैं उनके बीच में 8 मिलेगा, लास्ट में आइट मिलेगा, आइड मिलेगा। तो देखिए आइड, क्लोराइड, तो ध्यान रखना क्लोराइड होता है उसको Cl- रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोमाइड, ये ब्रोमीन से बनता है, Br-, आयोडीन से बनता है, आयोडाइड, I-, फ्लोराइड F-, इनकी संयोजकता है -1, एक एक है, ध्यान रखना, एक एक एक। इसके बाद बात करते हैं ऑक्साइड, तो ऑक्साइड होता है O2-, 3 होते हैं सल्फर के, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है सल्फाइड जो आपका होता है S-2, एक होता है सल्फाइट, ध्यान रखना, सल्फाइट F-I-T है, ध्यान रखना, सल्फाइट, ध्यान रखना। और सल्फाइट होता है SO3 2-, और ध्यान रखना ये होता है सल्फेट, और सल्फेट होता है SO4 2-। ये सल्फर के 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपके सामने यहाँ पर याद करके देखेंगे। आगे बात करते हैं, एक होता है नाइट्रेट, नाइट्रोजन के 2 होते हैं, एक होता है नाइट्राइड, ध्यान रखना, नाइट्राइड है ये, नाइट्राइड, और नाइट्राइड जो होती है, नाइट्राइड है ना, वो आपके होते हैं N3-, ये आपका नाइट्राइड है, नाइट्रेट है, ध्यान रखना, ये नाइट्रेट है, ठीक है, ये आपका है, देखिए 2 है, एक आपका है ये रहा, ये है नाइट्रेट, और एक आपका नाइट्राइड, ठीक है। तो इड, नाइट्राइड, इसका होता है N3-, और नाइट्रेट जो होता है वो आपका होता है NO3-, ये आपको ध्यान रखना है, नाइट्रेट N3-, और नाइट्राइड NO3-। आगे बात करते हैं, ये आपका होता है फास्फाइड, ध्यान रखना, फास्फाइड है, तो फास्फाइड जो होता है आपका होता है P3-, एक होता है आपका फास्फेट, ध्यान रखना, फास्फेट, ये आपका होता है PO4 2-। आगे बात करते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का होता है OH-। आगे बात करते हैं साइनाइड, साइनाइड का होता है CN-, और आपका होता है कार्बोनेट, इसको बोलते हैं CO3 2-, ठीक है। और ये सारे हो गए हैं। आगे बात करते हैं परमैंगनेट, देखो हिंदी में मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि इंग्लिश वाले कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश वालों के लिए आप कुछ नहीं करते हो, तो हिंदी में मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना। आगे अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो हिंदी में करेंगे, फिर मैं इंग्लिश वालों के लिए बोल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, सबको बराबर रखेंगे। देखिए ये होता है परमैंगनेट, तो परमैंगनेट जो होता है आपका होता है MnO4-, ध्यान रखना है। और ये आपका होता है एसीटेट, एसीटेट होता है CH3COO। गाइस दोनों को नोट डाउन कीजिए, और अभी आपके सामने रासायनिक सूत्र लिखते हैं, केमिकल जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके सामने लिख के बताएंगे कि किस प्रकार से रासायनिक सूत्र हैं वो लिखे जाते हैं। तो एक बार आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर शुरू करते हैं अणुसूत्र लिखना, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना। पहले तो आपको बता दें कि अणुसूत्र होता क्या है। देखिए अणुसूत्र का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि अणुसूत्र, यानी कि आपका कोई एक अणु है, कोई एक आपका मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूल क्या होता है, आपके जो परमाणु जो होते हैं ना उनके समूह को, यानी कि एटम का जो ग्रुप होता है ना उसको हम बोलते हैं अणु। तो कोई भी आपको अणु दे रखा है, कोई आपको आपका मॉलिक्यूलर दे रखा है ना, तो आपका जो एक जो अणु होता है उसके अंदर कितने क्या है एटम है, कितने जो आपके एलिमेंट है उनको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना कहलाता है अणुसूत्र। यानी कि आपका कोई मॉलिक्यूल है ना, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट के आपके एटम है उनको आपके सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना वो आपका कहलाता है अणुसूत्र। अणुसूत्र लिखने से क्या फायदे हैं, 4 फायदे हैं, और इन चारों फायदों पर ही रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न आए थे पिछली बार। देखिए पहला फायदा क्या है, रासायनिक नाम। अगर किसी भी तत्व का रासायनिक नाम आपको दे रखा है तो आप पहचान सकते हो उसका अणुसूत्र क्या है, या आपको कोई अणुसूत्र दे रखा है आप उसे केमिकल नाम पता लगा सकते हैं। दूसरा फायदा, उसके अवयव, यानी कि वह किस किस से मिलकर बना होता है ना, उसके क्या क्या भाग हैं, उसके कौन कौन से एटम उसके अंदर, उसका पता आप लगा सकते हो अगर आपको अणुसूत्र दे रखा है। तीसरा, उसके अंदर कितने कुल परमाणु हैं। रेलवे ग्रुप डी में इससे बहुत सारे सवाल आए थे। आपको किसी का भी अणुसूत्र दे दिया गया था, किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया था और आपसे पूछा था बताइए इसमें कितने परमाणु हैं, और बड़ा सिंपल सा है, ये आपके सामने सब करके बताऊंगा। और अणुसूत्र, वो अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना। मॉलिक्यूलर वेट तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको अणुसूत्र पता होगा। मैं आपसे बोल दूं कि H2SO4 का आणविक सूत्र क्या, आणविक भार ज्ञात करो। 98 यूनिफाइड होता है, लेकिन निकालेंगे कैसे भाई, 98 यूनिफाइड होता है, 98 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट, निकालेंगे कैसे, सूत्र पता होगा तभी तो निकालेंगे। वाटर का 18 यूनिफाइड होता है, निकालेंगे कैसे,
पानी का सूत्र पता होगा तभी तो निकालेंगे ना। तो देखिए आपके सामने अब निकालते हैं अणु सूत्र कैसे निकलते हैं वो देखिए। तो देखिए आपके सामने मैंने अभी फिलहाल 5 एग्जांपल लिए हैं, इन 5 एग्जांपल से ही आपका क्लियर हो जाएगा कि हम भैया कैसे अणुसूत्र लिखेंगे। बाकी और प्रैक्टिस करा देंगे अच्छी। अभी हम 5 क्वेश्चन की मदद से सीखते हैं। देखिए पहला जो है वो उसमें हम लिखेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो देखिए जो आपका जो अणुसूत्र लिखे जाते हैं उनके कुछ नियम है। सिंपल सा नियम यह है, पहला नियम तो यह है, पहले धनायन का नाम लिखते हैं फिर ऋणायन का, यानी कि पहले कैटायन लिखते हैं फिर लिखते हैं एनायन। पहली बात तो ये। और दूसरा, जब तक आपको किसी भी अणुसूत्र है कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, अगर उसके पास कोई चार्ज नहीं दे रखा, मतलब आवेश प्लस माइनस नहीं दे रखा, तो आपको उस अणुसूत्र को क्या करना है, उदासीन करना है, न्यूट्रल करना है। मतलब क्या है, जितना धनावेश उतना ऋणावेश, और वही करना मैं सिखाऊंगा। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में हमको लिखना है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो पहले हाइड्रोजन और फ्लोराइड दोनों को लिख लीजिए। एक है हाइड्रोजन, एक है फ्लोराइड। ठीक है, लिख लिए दोनों। अब आपको यह पता होना चाहिए कि फ्लोराइड होता है वो F- होता है, जबकि हाइड्रोजन H+ होता है। अब लिख लिया। लिखने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इनका आवेश समान करना पड़ेगा। भाई ऑलरेडी आवेश समान है, इस पर +1 इसका -1 बराबर हो गया, तो इसका सूत्र क्या हो गया, HF। बताइए कितना सिंपल है ना, बड़ा सिंपल। इसका जो सूत्र हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड का HF हो गया। चलिए इसके बाद लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। देखिए कैल्शियम क्लोराइड का लिखेंगे तो पहले हमको कैल्शियम लिखना पड़ेगा इधर। तो कैल्शियम का भी आपको बताया था Ca+2 होता है। क्या होता है कैल्शियम का, Ca+2। क्लोराइड होता है Cl-। अब देखिए अब हो गई गड़बड़। जैसे ही हमने इनके सिंबल लिखे, यहां पर गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई भैया Ca के पास तो +2 आवेश है, जबकि Cl- के पास तो -1 ही आवेश है। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे भाई, इस Cl के पास तो अकेला है, इसके पास तो +2 है, इसके पास क्या है, -1 है। क्या करेंगे, मान लीजिए इसके पास 200 का नोट है, इसके पास तो 100 का एक ही नोट है। क्या करेंगे भाई, अगर 2 Cl हमने लगा दिए, मान लीजिए एक Cl के पास -1 है, एक दूसरा Cl और हमने लगा दिया, तो Cl के -2 हो गए ना, और Ca के +2, हिसाब बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। कैसे होगा भाई, इसके जो -1 है इसको 2 कर दो, या डायरेक्ट आपको बताओ एक सिंपल सा तरीका आवेश को बराबर करने का। भाई इसके जो ऊपर है ना, इसको इसके पैरों में ले आओ, और इसके जो ऊपर है उसको इसके पैरों में ले आओ। बड़ा सिंपल सा। देखिए कैसा बन जाएगा, देखिए ध्यान रखना, Ca तो यूं का यूं रह जाएगा, है ना, Ca तो यूं का यूं रह जाएगा, और इसके जो ऊपर का है इसके पैरों में आएगा तो -1। ध्यान रखना माइनस प्लस नहीं लगाना है, सिर्फ 1 लिख देना है, और यहां पर लिखना है Cl यूं का यूं, है ना, और इसका जो ऊपर का है वो यहां आ जाएगा Cl2। तो सूत्र क्या हो गया, Ca1Cl2, लेकिन 1 को तो प्रेजेंट ही नहीं करते, तो इसका सूत्र क्या हो गया, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र हो गया CaCl2। बताइए समझ आ गया ना। देखिए और समझाने की कोशिश करते हैं आपको क्या करना है, पहले धनावेश लिखना है फिर ऋणावेश लिखना है। आपको तो पहले जो दिया गया ना उसको यहां लिख लो, उसको यहां लिख लो, और आवेश को बराबर कर दो, यानी कि जो चार्ज है उसको इक्वल कर दो। देखिए आगे देखते हैं, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम के बारे में हम जानते हैं, ये आपका होता है Ca+2। ठीक है, और ऑक्साइड जो होती है वो हम जानते हैं O2- होती है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको बताया था, यहां पर देखिए इनको आवेश समान करना है। भैया आवेश तो पहले ही समान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि Ca+2 और आपका 2-, ये +2 का है, ये -2 का है, कुछ मत करो, सिर्फ मिला के लिख दो CaO, बस ये आपका काम खत्म, कुछ भी नहीं करना। अगर आवेश समान है यों के यों लिख दीजिए, ये +2 -2 नहीं लिखना है, ध्यान रखना है भाई। अगर आपका ये डाउट है कि +2 -2 कब लिखना है, तो ध्यान ये रखना है कि यहां पर क्या करना है, जब आवेश क्या हो, अगर अलग अलग हो तो क्या करना है, एक दूसरे के आवेश को इनको पैरों में ले जाना है। लेकिन अगर आवेश बराबर है, इनके ऊपर चार्ज बराबर है, मान लीजिए इसका +2 है इसका -2 है, तो हमने कुछ नहीं लिखा यहां पर। ऐसा नहीं कि Ca2O2 लिख देंगे, ध्यान रखना है ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना, गड़बड़ कर सकते हो आप। आगे बात करते हैं, ये देखिए ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। क्या चाहिए, थोड़ा सा दिमाग चाहिए। देखिए एल्यूमिनियम का क्या होगा, एल्यूमिनियम का अगर हम लिखें तो एल्यूमिनियम हो जाएगा भैया Al का +3। ठीक है, सल्फेट की बात करें तो सल्फेट क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा SO4 का -2। देखो याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे, भाई मुझे भी तो याद है, ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे जैसे संपर्क बनता चलेगा वैसे वैसे आपको सारे याद हो जाएंगे, विद आपके जो वैलेंसी है उसके साथ याद हो जाएंगे। अब देखिए
अब कैसे लिखे सर? ध्यान ये रखना है, अगर यहां पर ऐसा कोई ग्रुप है, यहां पर मान लीजिए एल्यूमिनियम तो अकेला ही है, अगर मान लीजिए यहां पर ऐसा कोई ग्रुप आ गया जिसमें एटम जो है अलग अलग एलिमेंट के, मान लीजिए देखिए सल्फर का है, ऑक्सीजन का है, तो यहां पर अलग अलग है, तो ध्यान रखना है कि आपको एक कोष्ठक के अंदर इसको पैक कर देना है। यहां देखिए अभी तक एक ही के आ रहे थे, इसलिए हमने कोई पैक नहीं किया, लेकिन अब क्या आ गया, अब यहां पर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, यहां पर जो आपका जो यहां पर जो मॉलिक्यूल आया है ना, वो किसका आया, दो जनों का, एक सल्फर का एक ऑक्सीजन का। तो ध्यान रखना है कि यहां पर पूरे को एक मानेंगे। अब देखिए ये लिख लिया, ये लिखने के बाद कुछ नहीं करना भाई, इनके आवेश बराबर करने हैं। आवेश कैसे बराबर करेंगे, अगर यहां पर समान है तो समान यूं लिख देंगे, और अगर अलग अलग है तो ये इसका जो आपका ये है जो -2 वो तो इसके पैरों में आ जाएगा इधर, ठीक है, और जो 3 है वो इसके पैरों में आ जाएगा। देखिए कैसे, एल्यूमिनियम यो का यो रहेगा यहाँ का यहाँ, और एल्यूमिनियम के पैरों में क्या आ जाएगा, ये 2, ध्यान रखना माइनस नहीं आएगा, प्लस के ये ऐसा कैसा आएगा। और यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कोष्ठक में लिखेंगे SO4, और SO4 के जो पैर में आएगा वो आएगा 3। तो गाइज इसका सूत्र क्या हो गया, Al2SO4 और 3। ये किसका सूत्र हो गया, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट का। किसका सूत्र हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हो गया ये आपका Al2SO4 3। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अमोनियम नाइट्रेट, देखिए अमोनियम जो होता है ना, अमोनियम वो आपका होता है NH4+। वहां पे लिखाया था, नहीं लिखाया था, लिखाया होगा शायद, अगर नहीं लिखाया तो एक बार आप लिख लीजिएगा, शायद वहां मैंने लिखाया नहीं लिखाया है, प्लस वाले में लिख लेना, आपका NH4+ होता है ना अमोनियम। और कार्बोनेट लिखाया था आपको, कार्बोनेट बता CO3 2- होता है ना ये। अब देखिए यहां पर क्या है, वही समस्या, देखिए यहां पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो क्या करना है आपको, एक पूरा मानना है इसको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है, क्योंकि आपका एक ही है। अब क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको सिर्फ इनके आवेश बराबर करने हैं। और आवेश बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, आवेश बराबर करने के लिए इसका जो पैर है, इसका जो सिर पे जो है उसको इसके पैरों में डाल दो, और इसके सिर पे है जो है इसके पैरों में डाल दो। देखिए कैसे डालेंगे, NH4 यो का यूं आएगा, और यहां पर जिसको इसके सिर पे है 2 वो यहां आएगा, और यहां पर देखिए फिर हम लिखेंगे CO3 कोष्टक के अंदर, और यहां प्लस का एक को लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो गाइज इस प्रकार से हम लिखते हैं आपका अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यहां पर समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे आपके बेनिफिट होते हैं। देखिए कैसे बेनिफिट होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अणुसूत्र से क्या बेनिफिट है, पहला रासायनिक नाम। देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन फ्लोराइड है, अब इसका रासायनिक आप नाम लिख सकते हैं ना, आपको पता लग गया HF है, आप देख के पता लगा दो भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो पहला फायदा तो ये कि इसका रासायनिक नाम आप बता सकते हो, है ना, केमिकल नेम। दूसरा, इसके अवयव, इसके घटक, इसके पार्ट कौन कौन से, किस किस से मिलकर बना होता है, तो आप बता सकते हो कि भाई HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से, फ्लोरीन से। अगर हम ये वाले एग्जांपल लेते हैं कि बताइए एल्यूमिनियम सल्फेट किस किस से मिलकर बना होता है, आप बता देंगे एल्यूमिनियम है ना, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इनके एल्यूमिनियम से मिलकर बना है और सल्फेट से मिलकर बना हुआ है, आप देख के ही बता सकते हो। तो ये आपका दूसरा बेनिफिट है। तीसरा, इसमें कुल कितने परमाणु हैं, और रेलवे ग्रुप डी में ऐसे बहुत प्रश्न आए थे। देखिए परमाणु का मतलब क्या है भाई, कितने एटम है, अभी आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाते हैं। मान लीजिए देखिए इससे करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न से। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में कितने एटम है, कुल कितने परमाणु हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जोड़ लीजिए, एक तो हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है, कितने हो गए 2। इसमें बात करें, एक तो क्या है, एक तो आपका कैल्शियम है, प्लस 2 क्लोरीन है, देखिए 2 ये रहे, 1 ये रहा, कितने हो गए 3। ठीक है, 3 हो गए टोटल एटम बताने टोटल। यहां पर देखिए, यहां पर पूछ ले, एक तो कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, कितने एटम हो गए 2 परमाणु हो गए। आगे बात करें, इधर देखिए यहां पर है सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी समस्या। देखिए इनमें आपको प्रॉब्लम आती है, और रेलवे में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए भैया इसमें कुल कितने एटम हैं, इसमें कुल कितने परमाणु। देखिए अब इसको पढ़ते कैसे हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इस जो ब्रैकेट है इसको पढ़ना, इसको रीड कैसे करें वो आपको आना चाहिए। देखो रीड करने के लिए कुछ नहीं है, इसके जो पैर है ना उसको देखिए, Al2 इसके पैरों में अगर 2 लिखा है, इसका मतलब है एल्यूमिनियम है ना, ये पूरा एल्यूमिनियम 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहां पर ब्रैकेट लगा के और 3 बाहर लिख रखा है, इसका मतलब है कि सल्फर जो है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा,
ऑक्सीजन है वो भी क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये है, ऐसे पढ़ते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर ये है, इसको देखिए ऐसे पढ़ेंगे, ये कोष्टक के बाहर 2 है ना, तो भाई नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। ऐसे पढ़ते हैं इनको। अब देखिए यहां पर आपसे पूछ ले भाई टोटल एटम बताइए, है ना, तो कैसे करेंगे? देखो एल्यूमिनियम हो रहा है मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 तो एल्यूमिनियम के हो गए, प्लस सल्फर को देखेंगे तो सल्फर अकेला 1 यहां है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो गए 3 सल्फर के हो गए, प्लस ऑक्सीजन 4 तो यहां है लेकिन 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे 3 से, तो कितने हो गए 4 3 12, तो 12 और 3 15 और 15 और 2 17 एटम हो जाएंगे इसमें Al2SO43 यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर 17 एटम है। ऐसा प्रश्न आपके आता है गाइस, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए इसमें बात करें अमोनियम कार्बोनेट के अंदर, तो देखिए अमोनियम कार्बोनेट के अंदर अगर हम कैलकुलेट करें कि भैया कितने एटम है, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहला ये नाइट्रोजन है अकेला है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब 2 तो नाइट्रोजन हो गए, प्लस हाइड्रोजन 4 तो यहां है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितने हाइड्रोजन हो गए 8, प्लस यहां आते हैं 1 कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 3, तो कितने हो गए भैया, देखो 2 8 10 10 11 और 11 3 14 है, तो 14 एटम हो गए, 14 परमाणु हो गए। ओके गाइस, तो अभी हमने अणुसूत्र लिखना शुरू किया है। चलिए अब आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके अणुसूत्र के आधार पर कुछ आए हैं उनको हम करते हैं। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे हम अणुसूत्र लिखेंगे और कैसे ये ज्ञात करेंगे वो। अब देखिए एक चीज और रह गई यहाँ पर, अणुभार यानी कि मोलिकुलर वेट निकालना, कि मोलिकुलर वेट है वो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए मोलिकुलर वेट निकालने के लिए आपको बताया था आपको इनके मास नंबर पता होने चाहिए, मास नंबर पता होंगे आप यहाँ पर निकाल लेंगे। आप में से जो आपका देखिए मान लीजिए आपको कैल्शियम ऑक्साइड का आपको अणुभार निकालना है ना, इसका मोलिकुलर वेट निकाला, तो आपको कैल्शियम का याद होना चाहिए प्लस ऑक्सीजन का, है ना। तो कैल्शियम का कितना होता है 40, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो गया इसका 56, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको निकालना है CaCl2, है ना, मान लीजिए हमको यहाँ पर जगह है, ओके, मान लीजिए हमको CaCl2 का क्या निकालना है अणुभार यानी कि मोलिकुलर वेट। तो देखिए एक तो कैल्शियम है प्लस 2 क्या है क्लोरीन है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिख रहा है इतना, ओके दिख रहा है, देखिए यहाँ इधर लिख देता हूँ। तो कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, प्लस 2 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन का होता है 35.5। तो देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे, ओके, तो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये 40 प्लस 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 71, और 71 प्लस 40 क्या आ जाएगा 111, तो 111 AMU गाइस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो अगर आपको अणुसूत्र दे रखे हैं तो आप यहाँ पर अणुभार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको चारों उपयोग मैंने बता दिए। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो करने लायक उसको करेंगे, क्योंकि छोटे मोटे प्रश्न तो आप खुद ही निपटा दोगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, अगर कोई अच्छा सा प्रश्न होगा उसको आपके सामने करवाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं जो रेलवे भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको। तो देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया था, मैंने आपको देखिए बेसिक तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था NH4 यानी कि इसका जो नाम है ना वो हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, अमोनियम सल्फेट। आप धीरे धीरे याद कीजिए, आपको सारे नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आप ना हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको नाम दे दूंगा, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं उनका नाम, बहुत सारे जो आपके वैज्ञानिक नहीं, बहुत सारे एलिमेंट है जिनका नाम मैं आपको दूंगा हिंदी और इंग्लिश में, उनको आप पढ़ लीजिएगा, आप खुद अपने आप लिखना सीख जाओगे। जैसे देखिए ये NH4 क्या होता है, NH4 अमोनियम होता है, ये अमोनियम, SO4 क्या होता है सल्फेट, तो ये क्या होगा अमोनियम सल्फेट, है ना। तो आप खुद लिखना सीख जाओगे, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या रेलवे की पाठशाला सर्च करोगे तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए इस जो प्रश्न तक में पूछा गया था कि NH4 में एटम की संख्या यानी कि इसमें कितने परमाणु हैं। अरे कितना सिंपल प्रश्न है। देखिए कैसे बताया था भाई, ये 2 है ना, ये कोष्टक के बाहर है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे एटम, देखिए नाइट्रोजन को 2 से गुणा करेंगे, 2 तो है नाइट्रोजन के, प्लस हाइड्रोजन के 4 हैं, 2 से मल्टीप्लाई होंगे, कितने हो जाएंगे
8, और यहाँ तो कुछ नहीं है, एक सल्फर है, सल्फर का 1, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऐड कर लीजिए 8 और 2 10, 11 और 4 15, यानी कितने एटम गाइज 15 परमाणु हैं। ठीक है, 15 आंसर इसका आ जाएगा भाई। आपके अमोनियम सल्फेट के अंदर 15 एटम है, 15 परमाणु से मिलकर यह आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, लिथियम नाइट्रेट का आपको सूत्र लिखना था। बताइए लिथियम नाइट्रेट का अणु सूत्र, बड़ा सिंपल है ना। देखिए लिथियम का होता है Li+, ठीक है, हालांकि मैंने वहां पे नहीं लिखाया था, ठीक है, Li+ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नाइट्रेट होता है, वो आपको बताया था N3- बताया था ना, N3- होता है। तो हमको क्या करना है, ये सूत्र लिखने के बाद इनके आवेश समान करने हैं, और आपको बताया था आवेश समान करने के लिए करते हैं, ये जो है इसके पैरों में आ जाएंगे, और ये भाई साहब जो है इसके पैरों में। तो इधर है Li, यहां पर है 3 आएगा Li3, और यहां आ जाएगा आपका ये आपका Li3, और यहां आ जाएगा आपका ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा Li3N है, वो इसका लिथियम नाइट्रेट क्या आ जाएगा आपका, क्या आपका जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो आपका आ जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये केमिकल फॉर्मूला जो भी आप बोले वो आपका आ जाएगा Li3N। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई बताइए NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी बताइए। अब देखिए ऐसे जो प्रश्न है ना, उनको करने के लिए आपको अलग अलग तत्वों की वैलेंसी पता होना चाहिए। और देखिए अभी हमने आधुनिक आवर्तसारणी नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको ज्यादातर जो पदार्थ है ना उनको ये पता नहीं कि कौन सा किस ग्रुप में है। देखिए अगर आपको बताऊं तो आपका नाइट्रोजन है वो आपके 13वें ग्रुप में है, और 13वें ग्रुप में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, ये आते हैं, देखिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, आप बाद में याद कर लेंगे। ठीक है, ये आपके होते हैं कौन से, जो आपके वर्ग, ये आपके वर्ग 15 के हैं गाइस। ठीक है, ओके 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 ओके, यहाँ पर ये वर्ग 15 के हैं, 13 के नहीं है, ये आपके वर्ग 15 के हैं। आपके नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, यानी कि आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आपके वर्ग 15 के हैं। अब देखिए अगर आपको कोई भी तत्व, कोई भी आपको अणु दे रखा है, उसमें आपसे पूछ रहे इसकी वैलेंसी क्या है। मान लीजिए ऐसा प्रश्न ये रहा कि भाई CO2 में कार्बन की वैलेंसी ज्ञात कीजिए, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको ये जो टोटल है ना, इसकी क्या माननी पड़ेगी, आपको 0 वैलेंसी माननी पड़ेगी। देखिए तो आपको बताया था भाई जो पहले आता है ना वो क्या होता है, धनावेश, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पर धनावेश है, और हाइड्रोजन क्या है, ऋणावेश। और मैंने आपको बता दूं, देखिए हाइड्रोजन जो होता है ना उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 8 8 इस रूप में होता है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन H+ के रूप में होता है, H- के रूप में भी रहता है, दोनों रूप में होता है। लेकिन इसके अंदर किस रूप में है भाई, पहले जो आया वो धनावेश, दूसरी बार जो आया वो क्या है, ऋणावेश। देखिए यहां पर इसके साथ 3 ऋणावेश जुड़े हुए हैं। तो देखिए अगर आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए वैलेंसी ज्ञात करने का, तो कैसे करते हैं, पूरे की 0 मान लो, यानी कि NH3 है, इसको मेरे को जगह चाहिए, इधर कर लेते हैं। देखिए जो पूरा है ना NH3, इसकी 0 वैलेंसी मान लीजिए, यानी कि नाइट्रोजन की प्लस 3 हाइड्रोजन जो है, यानी कि जो कुल वैलेंसी है 0, क्योंकि जो इसके ऊपर जो आवेश है ना वो टोटल 0 है, इसलिए क्या मानेंगे 0। देखिए अब देखिए नाइट्रोजन की तो ज्ञात ही करनी है, तो नाइट्रोजन की ज्ञात करेंगे +3, और हाइड्रोजन की बताइए भाई -1 होती है, +1 भी होती, लेकिन अगर हाइड्रोजन पहले आता तो +1 होती। जैसे आपका H2O होता है ना, H2O में हाइड्रोजन पहले आता है ना, इसलिए +1 होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बाद में आया, इसका मतलब हाइड्रोजन है वो -1 के रूप में है। तो देखिए बराबर 0, तो नाइट्रोजन की जो आई वो कितनी आ गई, इधर ये -3 हो गया, N-3 बराबर 0। तो नाइट्रोजन की जो आपकी वैलेंसी आई वो कितनी आएगी, N बराबर 3। ध्यान रखना ये प्लस की 3 है, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये आपकी जो वैलेंसी है वो कितनी आ गई, 3। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अगर इस प्रश्न को राइट करें, देखो CO2 में कार्बन की वैलेंसी, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल 0 मानो पहले, तो C प्लस 2 कार्बन है, वो 2 ऑक्सीजन है, उनकी क्या करेंगे 0। किसकी याद करनी है, कार्बन की, तो कार्बन की तो याद ही करनी है, तो कार्बन +2, और ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन की आपको पता होगा -2 होती है, बराबर 0। देखिए C, ये इसको हल करेंगे, C माइनस ये 2 × 2 क्या आ जाएगा 4 बराबर 0। तो कार्बन की जो वैलेंसी आ गई कितनी आ गई 4। और आपको पता होगा कार्बन ऑलरेडी चतुसंयोजी होता है, यानी कि आपके वर्ग 14 का एलिमेंट होता है। ये दिख रहा है ना यहाँ पे C बराबर 4, ओके दिख रहा है। चलिए आगे बात करते हैं इस प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 कि ट्राइवेलेंट एलिमेंट कौन सा है, यानी कि उस एलिमेंट को पहचानिए, उस तत्व को पहचानिए, उस एलिमेंट को पहचानिए, उस तत्व को पहचानिए जिसकी वैलेंसी 3 है। देखिए 3 वैलेंसी वाला जो परमाणु होता है ना वो कौन सा होता है, यहां पर आपको देखना है। देखिए
आपको 3 वैलेंसी होनी चाहिए। देखिए सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम है, तांबा है। तांबा तो आप जानते हैं, तांबा होता है कॉपर Cu+ होता है और Cu+2 Q+ और Q ग्रुप में होता है। सिलिकॉन होता है वो आपके ग्रुप 14 का होता है। जर्मेनियम है ये आपका एक क्या होता है, इसको बोलते हैं आपका अर्धचालक। और एल्युमिनियम के बारे में बताया था भाई, एल्युमिनियम +3 होता है ना, बताया था ना, तो सीधी सी बात है, यही इसका आंसर है, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, एल्युमिनियम होता है +3 होता है ट्राइवोलेंट, मैंने आपको लिखाया भी है, आप देख सकते हैं, उसमें एल्युमिनियम है Al+3 है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर पूछा गया है जो फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस है ना, उसकी वैलेंसी पूछी गई थी फास्फोरस की, है ना। तो फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है आपको पता होना चाहिए। फास्फोरस जो होता है ये आपके 15 ग्रुप का होता है। 15 ग्रुप वाले जो होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है आपके ऑप्शन में देखनी पड़ेगी, 5 है या फिर 3 है। देखिए तो इस प्रश्न को मैं देख लेता हूँ, दोनों होती हैं यहाँ पर +5 और आपके 3। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में क्या दिया गया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न है यहाँ पर ऑप्शन से हम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कौन सा प्रश्न है ये, फास्फोरस वाला। ठीक है, तो यहां पर मैं देख लेता हूं फास्फोरस में एक अणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर 5 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 15 है और ये दोनों होते हैं, 3 के रूप में होता है, 5 के रूप में भी होता है ना। नाइट्रोजन होता है 3 भी होता है आपका, ऐसे फास्फोरस होते हैं 3, 5 दोनों रूप में होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 5 क्या होता है, 5 क्या होते हैं, इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही आपसे पूछा गया था। और आपको ध्यान रखना है वर्ग 15 जो होते हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके 5 होते हैं सारे के सारे। जैसे आपका नाइट्रोजन के पास 5, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ सबके पास 5-5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए आपको बोला गया कि A3O4 जो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड A3O4 है, वो आपका एक तत्व है, एल्यूमिनियम नहीं है, ये आपका A3O4 है, एक तत्व है, उसका ऑक्साइड है। और यहाँ पर A तो तत्व है और यहाँ पर इसकी ऑक्साइड है। तो आपसे पूछा कि यहाँ पर A की वैलेंसी क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कोई भी हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं, जब किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, अणुसूत्र लिखते हैं ना, तो वहां पर अगर आवेश अलग अलग होता है ना, तो क्या करते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है उनको क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो A की वैलेंसी है ना एक्चुअली वो O4 है, ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में इसी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके दिखाऊं, देखिए एल्युमिनियम अगर हम +3 ले लेते हैं और ऑक्साइड जो होता है, ऑक्साइड अगर ऑक्साइड हम 4 ले लेते हैं, तो देखिए इसका जो ऑक्सीजन है O2, तो O2 जो है आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है आपको पता होगा, -2, तो -4 हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं इनको बराबर करने के लिए, तो इसके पैरों में चला जाएगा, ये इसके पैरों में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Al2O3 इस प्रकार से ऑक्सीजन के रूप में, है ना। यहाँ पर ये -2 होता है ऑक्सीजन का, तो Al2O3 हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो संयोजकताएं होती हैं वो क्रॉस हो जाती हैं। तो संयोजकता पूछी है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है कि एक की जो संयोजकता है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ जब से कि भाई जो अगर यहाँ पर आवेश अलग अलग है तो क्या होती है, संयोजकता हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। तो यहाँ पर जो लिथियम की थी ना, वो तो नाइट्रोजन के पास चली गई, नाइट्रोजन की थी वो लिथियम के पैरों में आ गई। तो यहाँ पर आपको हमको पता लगाना है कि भाई A3O4 है, इसमें A जो एलिमेंट है इसकी संयोजकता वैलेंसी क्या है, तो दूसरा जो एलिमेंट है इसके पैरों में देखेंगे तो O के पैरों में 4 है, इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 4 है। चलिए ये तो हमने कर लिया। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि A एल्युमिनियम जो है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंसी आपको दे रखी है कि भैया एल्युमिनियम की वैलेंसी है वो 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो एल्युमिनियम जो ऑक्साइड बनेगा उसका सूत्र क्या होगा, उसका आपका जो अणुसूत्र है वो यहां पर क्या होगा। तो गाइस इसका जो अणुसूत्र होगा ना, देखिए कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम लिखेंगे इधर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन लिखेंगे इधर। यहां पर क्या है, एल्युमिनियम के पास होता है भैया 3 और यहाँ पर इसके पास होता है प्लस का 3, इधर लिखेंगे +3 और एल्युमिनियम ऑक्सीजन -2। तो कैसे करते हैं, आवेश बराबर करेंगे, आवेश बराबर करने के लिए इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा एल्युमिनियम 2, इधर आएगा 2 और ऑक्सीजन लिखेंगे और 3, तो ये बनेगा आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड। क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा गाइस, क्या बनेगा, Al2O3। चलिए आगे बात करते हैं। आपसे पूछा गया कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या आ जाएगी, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12। 12 को कैसे लिखेंगे, 2 8 2 हो गए ना 12। तो अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके आधार पर उसकी वैलेंसी का निर्धारण होता है। अब देखिए इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2। ध्यान रखना है। चलिए
लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न जो है वो ये है कि N2 जो है ना, N2 जो है यानी कि आपका नाइट्रोजन गैस, ठीक है, N2 है ना, तो इसमें क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं बंद बनाने के लिए, नाइट्रोजन में जो बॉन्ड बना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन काम करेंगे। तो अभी आपको बताया था आपकी जो नाइट्रोजन होती है नाइट्राइड के रूप में N3 के रूप में होती है, 3- के रूप में, मतलब अकेला नाइट्रोजन होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर चलता है। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है 2 आपके क्या है, 2 इसके एटम है, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन में इस प्रकार से बॉन्ड बनता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, तो टोटल यहां पर गाइस 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि N2 अगर बंद बनाएगा तो यहां पर टोटल यहां पर गाइस हमको 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो गाइस आज हमने पढ़ा है रासायनिक के प्रतीक कैसे लिखते हैं, रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र कैसे लिखते हैं और इनके क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो गाइस आपके सामने आप देख सकते हैं रात के 9:45 बज चुके हैं और गाइज वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको मेरी आवाज़ से और मेरे व्यवहार से पता लग गया होगा मैं कितना थक गया हूं। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, रासायनिक सूत्र, केमिकल जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, रासायनिक सूत्र, वो हम लिखना कल सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को, केमिकल इक्वेशन जो होता है, केमिकल इक्वेशन लिखना, केमिकल इक्वेशन को जो आपके हम संतुलित करते हैं है ना, बैलेंस करने की हिट एंड ट्रायल विधि, वो कल देखेंगे। तो गाइस मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।